बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स में MS एक्सेल के लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले वगैरह लगाना सीखे थे, मतलब उसको कंडीशनल फार्मेटिंग लगाना सीखी थी हमने। आज हम बात करेंगे फार्मूले और उनके फंक्शंस के बारे में। तो फार्मूले और फंक्शंस वाला जो ये लेक्चर है या ये जो वीडियो है, इसको आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है आपने, और मेरी इन बातों को आपने गौर से सुनना है। इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा ताकि आपको ये चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वो बेस हैं जिनको आपने समझकर आगे फार्मूले लगाने हैं, फार्मूले डिज़ाइन करने हैं, और एक्सेल के फार्मूलों को आपने समझना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करके बताऊंगा, मतलब ये एक एक चीज़ को आपको डेप्थ में बताऊंगा ताकि आपको ये ज़हनशीन हो जाए और इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको लॉजिकली यानी कि कॉन्सेप्ट इनके क्लियर हो जाए कि ये एक्सेल में फार्मूले लगते कैसे हैं, काम कैसे होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है कि फार्मूले और फंक्शंस के बारे की हम बात करें तो ये बेसिकली लगते हैं एक्सेल में ही, फार्मूले और फंक्शंस। तो वर्कशीट पर मौजूद तमाम डाटा को मालूमात में तब्दील करने के लिए फार्मूले या फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। फार्मूले में नंबर पर रियाजी के अवामल इस्तेमाल करके नतीजा हासिल किया जाता है, मतलब जो नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, उनके ऊपर फार्मूला लगाकर रियाजी के मतलब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनको अप्लाई करके आप बेहतरीन नतीजा जो है हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूरत के मुताबिक कोई भी फार्मूला बनाया जा सकता है। एक्सेल में बने बनाए फार्मूले भी हैं जिन्हें फ़ंक्शन कहा जाता है। तो हर फंक्शन एक ख़ास फार्मूले पर मुश्तमिल होता है और मखसूस काम करता है। तो फार्मूला लिखते वक्त ऑपरेटर्स और रेफरेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा पहले मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ कि रेफरेंस और हवाला क्या चीज़ होती है। मतलब ये हमने सेल के ऊपर सेलेक्ट कर लिया यहाँ से कि फार्मूले में रियाजी के बुनियादी अवामिल जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उन अवामिल के लिए जो अलामात इस्तेमाल होती हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। मसलन ये देखें कि ये लगा हुआ है निशान, और ये है, और यहाँ प्लस का निशान है। तो इनको अगर लगाते हैं तो इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ये जो मैंने नीचे लगाया हुआ है, प्लस का जो साइन आ रहा है, मैं यहाँ इसमें लिखा नहीं जा रहा तो मैं इसको ऐसे P लिख रहा हूँ, तो ये जो प्लस है इसको भी ऑपरेटर्स ही बोलते हैं। तो उसके बाद नीचे जो ये वाले जो लगे हुए हैं इनको भी ऑपरेटर्स ही कहते हैं। मतलब अब थोड़ा सा एक और आप ध्यान से सुनिए ये वाली बात जो आपको बताने लगा हूँ, कि ये वो नंबर या वैल्यूज़ का मुवाजना करने के लिए मंतकी या लॉजिकली ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका मुवाजने का नतीजा जो है वो ट्रू मतलब दुरुस्त, या फॉल्स या गलत होता है। मतलब इनके नतीजे में जो हम फार्मूला बनाते हैं आगे, वो डिपेंड करता है सही या गलत पर। आगे चल के आपको इसकी समझ आ जाएगी कि सही और गलत क्या चीज़ है। आपको मैं ये इन ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ कि ये वाला जो ऑपरेटर है, इसके बाएं जानिब वाला अदद दाएं जानिब वाले अदद से छोटा है या नहीं। मिसाल के तौर पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये 2 का मतलब ये हो गया और ये हो गया 5, ठीक है। तो अब इसको समझें आप कि ये मतलब ये 2 जो है, इस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है कि अगर बाएं जाने वाला नंबर दाएं जाने वाले नंबर से छोटा है या नहीं, तो ये कंडीशन से इस तरीके से अप्लाई होती है। उसके बाद ये देखें कि ये हम लगा लेते हैं इसको। तो अब इस ऑपरेटर को हम कहते हैं कि अगर बाएं जाने वाला नंबर दाएं जाने वाले नंबर से बड़ा है या नहीं, तो ये देखें कि बाएं जाने वाला नंबर दाएं जाने वाले नंबर से बड़ा है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लगा लेते हैं यहाँ से इक्वल, इसे कहते हैं बराबर कहते हैं। तो इसको ये होता है कि यहाँ आप इसको समझें कि दोनों जानब मौजूद नंबर बराबर हैं या नहीं।
तो इसको फार्मूला जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको ऑब्ज़र्व करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझेगा, उसको कंडीशन लॉजिकली ऑपरेटर्स के थ्रू उसको वैल्यू को चेक करेगा कि ये जो पूछा जा रहा है, जो मुझसे कहा जा रहा है वो ऐसा है या नहीं। उसके मुताबिक हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। उसके बाद देखें कि ये ऐसे आ रहा है, तो इस ऑपरेटर को हम ऐसे समझें कि बाएं जाने वाला नंबर दाएं जाने वाले नंबर से छोटा या बराबर है या नहीं है। इसी तरह ये वाला जो ऑपरेटर है इसको आप कह लें कि बाएं जाने वाला नंबर दाएं जाने वाले नंबर से बड़ा है या बराबर है या नहीं है। तो इसका जो ऑपरेटर का मतलब है कि ऑपरेटर की दोनों जानिब मौजूद नंबर गैर मसावी हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये हमने लगा लिए ऑपरेटर्स और यहाँ लगा लिए ये। तो यूँ ये ऑपरेटर लिखने से आपको वैल्यू जो है ये डिफ़ाइन करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो बराबर हैं या नहीं। इनके अलावा एक और ऑपरेटर यूज़ होता है, इसे कहते हैं एम्परसेंड, या आम तौर पे हम इसको एंड भी यूज़ कह लेते हैं कि एंड भी इसको कह लेते हैं, लेकिन इसका टाइपोग्राफिकल सिंबल्स एंड पंक्चुअल मार्क्स में इसको कहते हैं एम्परसेंड। तो ये बेसिकली यूज़ होता है, ये इस्तेमाल होता है दो या ज़ायद टेक्स्ट को जोड़ने के काम आता है। मिसाल के तौर पर ये देखें कि मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमने ये बराबर का साइन लगा लिया। बराबर का साइन लगाकर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ टेक लॉजिक, और फिर उसके बाद मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और फिर लगा लेता हूँ मैं ये, और फिर ये लगा के फिर मैं यहाँ ये और ये इसको लगा लेता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। तो ये टाइपिंग का इसको आप करेंगे तो इन दोनों को ये जोड़ देता है। इसको आप ऐसे भी समझें कि ये अगर मैं यहाँ वैल्यू लिखूँ, ये टेक लॉजिक यहाँ लिख देता हूँ और इस सेल में लिख देता हूँ तारिक। तो अब आपने देखना ये है कि मैंने बराबर लगाया। अब मैंने देना है सेल का रेफरेंस, मतलब हमारा जो बनेगा ये A1 और B1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 और एंड अगर आप लगा देते हैं तो B1 जैसे ही आप लिखेंगे तो ये देखें कि ये B1 भी सिलेक्ट हो जाएगा, और कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे तो ये दोनों का जो टेक्स्ट है A और B, इनकी वैल्यू जो है वो उनको इकट्ठा करके ला देगा। इसी तरह आप इस वैल्यू को भी समझें कि मिसाल के तौर पे 50 मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोई वैल्यू अगर आपने प्लस करनी है, जोड़नी है आपने कोई वैल्यू, तो इन वैल्यू को प्लस करके भी यहाँ से दिखा देता है। ये देखें कि हम इसको लगा देते हैं ये, और यहाँ से हम इसको क्लिक कर लें ऐसे, और उसके दरमियान में लगा दें ये एम्परसेंड, और फिर दोबारा इस वैल्यू पर क्लिक कर लें, इंटर दबा दें, तो इन दोनों वैल्यू को ये इकट्ठा करके दिखा देगा कि 50 और 30 को ये इकट्ठा करके दिखा देगा। इन दोनों सेल्स की जो वैल्यू हैं उनको जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर को इन्हीं ऑपरेटर्स की बुनियाद पर ही आगे चल के फार्मूले बनने हैं, तैयार होने हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसी तरह इनकी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, मैं ये बता देता हूँ कि इनको कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ये राइट साइड पे ब्रैकेट है, ये लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट है, और ये राइट साइड पे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। इसी तरह ये बैक स्लैश है और इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। तो इसी तरह इनको भी ब्रैकेट्स कहते हैं, करली ब्रैकेट्स भी कह लेते हैं इनको। और ये वाला जो क्वेश्चन मार्क्स है, या ये जो इसको कहते हैं, मतलब ये आई होता है जैसे, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स इस्तेमाल होता है ये वाला। तो आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद समझा देता हूँ कि रेफरेंस से क्या होता है बेसिकली। आगे फिर रेफरेंस की कंडीशंस होती हैं, मतलब रेफरेंस दो तरह के होते हैं कि फार्मूले में इस्तेमाल होने वाले नंबर या वैल्यू वर्कशीट के सेल्स में डाटा की सूरत में होती है। इन वैल्यूज़ को फार्मूले में इस्तेमाल करने के लिए उन सेल्स का नाम, हवाले या रेफरेंस के तौर पे दिया जाता है।
मसलन अगर आप A4 और B4 सेल में मौजूद वैल्यूज़ को जमा करना चाहते हैं तो फार्मूला कुछ यूँ बनेगा। ये देखें कि A4 प्लस B4। अभी तो देखें वैल्यू कुछ नहीं बनी, यहाँ हम लिख देते हैं A4 में हम लिख देते हैं 10 और B4 में लिख देते हैं हम 15। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो जवाब देखें हमारे पास है क्या आ गया। ये हुआ कि रेफरेंस हमने लगा दिया कि ये A4 जो है और B4 जो है ये इसका रेफरेंस बन गया है। इसी तरह आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, मतलब एक रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोलूट। रिलेटिव रेफरेंस आप समझे पहले कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंस का उस सेल से गहरा ताल्लुक़ होता है जहां उसे इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे फार्मूले में हमने लगाया है A4, तो ये रिलेटिव रेफरेंस लिखने का मतलब है कि बाईं जानब दूसरा सेल, बाईं जानब दूसरा सेल। इसी फार्मूले को कॉपी करके किसी भी सेल में पेस्ट किया जाए तो फार्मूला खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। मतलब A1 की जगह बाएं जानब मौजूद दूसरे सेल का नाम आ जाएगा। देखें कि इसी सेल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने ये फार्मूला लगाया है, और अब हम इसमें कॉपी करते हैं। अभी देखें इसका नाम आ रहा है K16। इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ से इसमें पेस्ट कर लेते हैं तो ये देखें कि वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है और फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। मतलब ये N16 हो गया और यहाँ देखें ये हो गया D4 और E4। इसको आपने समझना है कि ये क्यों चेंज हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, फिक्स रहे, तो उसके लिए फिर हम ये कमांड ये यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हम इसमें यही वाला फार्मूला हम लगा लेते हैं इसमें, कि ये हमने लगा लिया, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि हम यहाँ इसमें फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं। इसकी क्या वैल्यू थी, A4 प्लस B4, और हमने इंटर दबा देते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू जो है अगर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये 0 आ रही है। अब आपने समझना है कि एब्सोलूट रेफरेंस का मकसद क्या है, पर्पस क्या होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बुनियादी चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि एब्सोलूट रेफरेंस का असल सेल की जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जिसमें फार्मूला लिखा गया है, फार्मूले को कॉपी करके किसी और सेल में पेस्ट करने से एब्सोलूट रेफरेंस में कोई तब्दीली नहीं आती है। एब्सोलूट रेफरेंस में डॉलर का निशान इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले में लगाकर हम कहते हैं कि ये जो A जो है इसके ऊपर हम डॉलर साइन लगा देते हैं, ये और इसके स्टार्ट में और इसके एंड में। इसी तरह A वाली जो है ये हम इसमें लगा देते हैं, और इसी तरह B जो है ये सेल में लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया। आंसर जो है वो तो सेम ही है, लेकिन अब ये होगा कि ये देखें कि अगर हम इसको कॉपी करके दूसरी वैल्यू में दूसरे सेल में ले जाएं तो इसको पेस्ट कर दें तो वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा सेम टू सेम। मतलब अब इसमें सेल की कोई फ़र्क नहीं आ गया। मतलब इसमें कोई वैल्यू जो भी हो, सेल का नाम जैसे यहाँ ये चेंज हो गया था, तो अब यहाँ ये देखें कि इसका नाम फार्मूला जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम इसमें काम कर भी दें कोई, तो ये देखें कि यहाँ भी वैल्यू और यहाँ भी वैल्यू और यहाँ भी वैल्यू सेम काम कर रही है। इसी तरह कुछ आगे मिक्स्ड रेफरेंस भी होते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस में ये होता है कि सेल का रेफरेंस रिलेटिव और एब्सोलूट दोनों अक़साम का मजमुआ भी हो सकता है। इस सूरत में कॉलम और कतार में से एक का हवाला रिलेटिव और दूसरे का एब्सोलूट होता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इसको हम दूसरी तरह लिखें कि ये हमने ऐसे लिख लिया, और उसके बाद हम यहाँ लिख रहे थे इसमें A4। A के बाद अगर हम इसमें इनके एक हम डॉलर साइन लगा देते हैं, तो इस तरह ये देखें कि इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये देखें हम इसको ये लगा के
और डॉलर साइन हम यहाँ पहले लगा देते हैं और इस तरह A4 लगाने के बाद ये हम इसको अगर ऐसे कर दें तो भी हम ये मिक्स्ड वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ शो हो जाएंगी। यानी कि सेल का रेफरेंस रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों अक़साम का मजमुआ होता है। ये बात आपको समझ आ रही है? मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ। सेल का रेफरेंस रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों अक़साम का मजमुआ भी हो सकता है। इस सूरत में कॉलम और कतार में से एक का हवाला रिलेटिव और दूसरे का एब्सोल्यूट होता है। मिसाल के तौर पे ये मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं दो, ये देखें कि ये और ये। तो इसी तरह बैरूनी रेफरेंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब बैरूनी रेफरेंस ये इस एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैरूनी रेफरेंस भी ये होते हैं कि फार्मूले में किसी दूसरी वर्कशीट या वर्कबुक का रेफरेंस देना हो तो उसके लिए एक्सटर्नल या बैरूनी रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे किसी और वर्कशीट का रेफरेंस देने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि डाटा आपने लेना है इस शीट में से, शीट नंबर 9 में से, तो आप यहाँ इसमें इक्वल का साइन लगाकर और यहाँ ये शीट नंबर आप दे देंगे, शीट नंबर आप दे देंगे 9 और यहाँ उसके बाद ये एक्सटर्नल आप दे देंगे। यहाँ से शिफ्ट और 1 दबाएंगे तो ये एक्सटर्नल रेफरेंस के तौर पे, और ये वाली जो 9 नंबर जो शीट है इसके सेल का एड्रेस बता देंगे कि ये A4 में जो डाटा है वो यहाँ पेस्ट हो जाए। ठीक है, अभी देखें 0 आ रहा है, तो अगर शीट नंबर 9 में जाके हमें A1 में अगर हम कुछ लिखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जाके कुछ होता है या नहीं। ये है A1, ये हमने लगाया था A4, सॉरी हमने लिखना है यहाँ A4 वाले में, इसको हम ख़त्म कर देते हैं A4। तो A4 वाली जो वैल्यू है वो देखें कि यहाँ आ गई है। अगर हम इसमें से चेंज करें तो अगर यहाँ 10 लिख दें तो वहाँ भी देखें कि 10 हुआ है या नहीं, तो ये देखें यहाँ भी 10 हो गया है। इस तरह आप एक्सटर्नल रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और फाइल में से डाटा देना चाहते हैं, मतलब ये तो हो गई ये वाली फ़ाइल सारी, ये इन वर्कशीट आ गई, कोई किसी आपके फ़ोल्डर में एक और फाइल अवेलेबल है तो उसको फिर आप ऐसे लिखेंगे कि इक्वल का साइन लगा कर और यहाँ से ब्रैकेट आपने लगानी है, ब्रैकेट लगाकर फ़ाइल का नाम आपने देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बुक 1 और इसकी एक्सटेंशन देनी है XLS, फ़ाइल का नाम देना है आपने और ब्रैकेट फिर क्लोज़ कर देनी है। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद और ये फ़ाइल का नाम बता दिया। उसके बाद फिर आपने बतानी है कि इसकी शीट नंबर कौन सी है, शीट नंबर 1 में बता के और फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाकर इसी तरह सेल का एड्रेस आपने दे देना है। इस तरह आप ओके करेंगे तो ये सेल का एड्रेस जो है वो ये फ़ाइल ढूंढेगा और उसमें जो भी वैल्यू होगी कोई बंद फाइल में आपको ये वैल्यू जो है वो यहाँ शो हो जाती है। तो अपडेट्स वैल्यू यहाँ से ये ढूंढ रहा है कोई वैल्यू, तो तरीका आप समझ लें कि आपने इसको कैसे लगाना है, क्योंकि ये फ़ाइल इस वक्त इस नाम से मौजूद है ही नहीं, तो इसलिए ये कोई चीज़ जो है वो कोई ऑप्शन जो है वो अपेयर नहीं हुई। इसी तरह आगे चल के आपको मैं बताता हूँ कि रेफरेंस के ना कुछ अंदाज भी होते हैं। मतलब रेफरेंस एक या ज़ायद सेल्स का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्सेल में रेफरेंस के मुख्तलिफ अंदाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ कि ये अंदाज आसान है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब ये वाला जो हमने सेल सेलेक्ट किया है इसका रेफरेंस ये बनता है कि A1 मतलब I28, तो इसका जो रेफरेंस बनता है वो है I28। तो अगर आप देखें कि इस अंदाज में पहले कॉलम का नाम नोट के लिखा बताया जाता है और फिर कतार का नंबर बताया जाता है।
जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है I8, एक से ज़ायद सेल्स जिसे रेंज कहते हैं। तो इसका हवाला कुछ उनका हवाला देने के लिए मुख्तलिफ से अंदाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हवाला कुछ यूँ लिखा जाता है कि आप ये बराबर का साइन लगाकर, और अगर हम इनके सेल का देखें कि ये है K22 से लेकर, अब K22 रेंज देने के लिए ये डबल कॉलन हम यूज़ करेंगे। डबल कॉलन से लेकर उसके बाद है K22 K22। तो ये देखें कि यही जो वैल्यू इनमें थी वो यहाँ शो हो जाती है, मतलब रेंज बताने के लिए है। तो इसी तरह रेंज जो है वो आप किसी और तरीके से भी बता सकते हैं। मतलब अगर आप इस तरह लिखते हैं 3:3, ये है 3, इसका 3, इसका मतलब ये होगा कि कतार 3 के तमाम सेल्स, अगर आप यूँ इस तरह इसको यूँ लिख दें 3 और ये कॉलन लगा लें, तो ये 3 की रेंज बता देगा ये वाली। ठीक है, कतार 3 के तमाम सेल्स इसमें अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसको लगा लें यूँ, कॉलन लगा लें और 6 लगा लें, तो इसका मतलब ये होगा कि कतार 3 से 6 के तमाम सेल्स। इसी तरह अगर आप ये यूँ लिख दें इसको और यूँ लिख दें, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉलम ई के तमाम सेल्स हैं। तो इसमें कुछ होते हैं कि 3D इस अंदाज के भी रेफरेंस होते हैं, मगर अगर आप किसी वर्कबुक में मौजूद बहुत से वर्कशीट्स के एक जैसे सेल्स में मौजूद डाटा पर कोई फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 3D अंदाज बहुत कारगर साबित होते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक वर्कबुक में 6 वर्कशीट हैं। हर वर्कशीट में एक दुकान का डाटा हर वर्कशीट के सेल नंबर, किसी एक सेल नंबर में रखा हुआ है। उसकी दुकान की कुल आमदनी है। अगर आप तमाम दुकानों की कुल आमदनी एक सेल में ज़ाहिर करना चाहते हैं, मतलब जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3D रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। वो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये हमने यहाँ टोटल कर लेना है इसका TOTAL लिख लिया हमने, और यहाँ हमने ऑपरेटर यूज़ करना है कि शीट 1, शीट 6, यहाँ शीट 9 में हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं कि शीट 9 में A4, और शीट 10 में ये हम कर लेते हैं शीट 10 में A4, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये 20 और 10 बनते हैं 30। तो इन वैल्यू को हमने इस शीट में जमा करना है। इसको कैसे करेंगे, मतलब ये इस शीट में डाटा मौजूद है और इस शीट में डाटा मौजूद है, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे कि कॉलन लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद ये देखें कि आपने लगा देना है सम लगाने के बाद आपने लगाना है ब्रैकेट लगाने के बाद आप देंगे शीट का नंबर। शीट नंबर हम दे रहे हैं 9, शीट का नंबर दे दिया, और फिर ये यहाँ शीट 9 से लेकर शीट जो है वो 10 तक, शीट नंबर 10, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देंगे, ये लगा देंगे। और कॉलम जो हम यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे थे A4 लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप, और इंटर दबा देंगे। ये देखें कि वैल्यू जो थी वो हमें मिल गई है। शीट नंबर 9, शीट नंबर 10 में से ये A4 निकाल के ले आया है कि इसकी वैल्यू है। अगर ये देखें कि इस वैल्यू को हम अगर कर देते हैं 50, तो अब हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70। अगर हम इसमें 50 की बजाय कर दें, इसमें 30 और जमा कर दें, तो मतलब ये बन जाएंगे 80। तो 80 ये देखते हैं, तो ये देखें कि पूरा 100 हो गया है। मतलब आप मुख्तलिफ शीट्स में से भी डाटा अगर आप किसी सेल में लेना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल शीट में से डाटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ से इस तरीके से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि रेफरेंस ऑपरेटर्स। एक्सेल में रेफरेंस के लिए 3 ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। मतलब पहला जो है मैंने अभी आपको ये इस्तेमाल करके बताया है कि ये दरमियान में ये कॉलन लगा दिया मैंने, तो इन ऑपरेटर को कहते हैं कॉलन।
कॉलन दो हदूद के दरमियान मौजूद तमाम सेल्स के रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, दो हदूद मतलब दो एरिया के दरमियान मौजूद तमाम सेल्स के रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है कॉलन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ ये लगा के दिखा दिया है कि हदूद का तयन हमने कर दिया है कि ये हदूद है, तो इससे वैल्यू ज़ाहिर हो जाती है। उसके बाद ये होता है कोमा। कोमा भी लगाया जाता है, हम कोमा भी यूज़ करते हैं हम। ये इसमें लग नहीं रहा, ये कोमा भी हम यूज़ करते हैं इसमें। तो एक से ज़ायद रेंज या सेल्स के यूनियन को ज़ाहिर करता है, मतलब इकट्ठ को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ कि यूँ लिख के A11 से लेकर A20 तक, और उसके बाद फिर ये कॉलन, और फिर है B1 और फिर है C5। B1 के बाद ये नहीं लगा A20 और B1, उसके बाद हम लगाते हैं कोमा, उसके बाद लगाते हैं C5। तो इस तरीके से भी आप ये रेफरेंस सेपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब A11 से लेकर सेल नंबर A20 तक जो मैंने यहाँ इसमें फार्मूला लगाया वो यहाँ से आप देखें कि मिसाल के तौर पर हमने यहाँ लिख दिया A11 कॉलन A20 और कोमा B1 कोमा C5। इससे भी आप समझें इस बात को कि सेल, मिसाल के तौर पे ये होगा कि सेल 11 से लेकर सेल A20 तक और सेल B1 और C5 12 सेल्स को ये इस तरह लिखने से ज़ाहिर करता है। ये तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगली लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।